Hi guys, welcome to our channel Humanities and Commerce. We are moving towards the second part of the chapter Challenges of Nation Building. यार बड़ा ही इमोशनल सा वक्त था 1947। बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली थी। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा किसने क्या बोला, कैसे एक आजादी मिली, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी गई। हम लोगों ने डिस्कस करा अलग लोगों के बारे में, कहाँ कहाँ चीजें गई, कैसे कैसे चीजें गई, कौन सी बुक किसने लिखी। पर पार्टीशन तो हुआ। बहुत लोग नहीं चाहते थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, इसके बावजूद भी पार्टीशन तो हुआ। पार्टीशन का वक्त एक बहुत ही इमोशनल वक्त था। मतलब आप समझ लीजिए एक माँ के दो बेटे अलग हो रहे हैं, एक तरफ राम और एक तरफ रहीम। ये दो अलग अलग हो गए। 1947 का साल एक सबसे ट्रैजिक, सबसे एब्रप्ट, अनप्लैन्ड और ट्रैजिक ट्रांसफर था। ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक इतना बुरा समय कभी नहीं देखा। चारों तरफ किलिंग्स, एट्रोसिटीज। क्या होता है एट्रोसिटीज? रेप वगैरह, डकैती दोनों साइड में देखी गई। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ या इंडिया हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, दोनों तरफ हुआ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही मारे गए, या ऐसा नहीं था सिर्फ सरदार लोग ही मारे गए या बंगाल लोग ही मारे गए। ऐसा कुछ नहीं था, दोनों साइड के लोग मरे। रिलीजन के नाम पर हर एक कम्युनिटी एक दूसरे को मारे जा रही थी। एवरीबडी वॉज किल्ड, दे वर मेम्ड, पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। एक तरफ आवाज आ रही है, जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। और दूसरी तरफ आवाज आ रही है, तारे त्री अल्लाह अकबर। आपके पास एक कुछ सिटीज थी जैसे लाहौर, अमृतसर। ये अंडरलाइन कर लीजिए, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता। ये बिल्कुल डिवाइड हो गई थी कम्युनल जोन्स पर। ये वन मार्कर का क्वेश्चन भी बन गया आपका। मुसलमान हिंदुओं के इलाके में नहीं जा रहे थे, हिंदू मुसलमानों के इलाके में नहीं जा रहे थे। एक ऐसा किस्सा बताया जाता है कि चांदनी चौक का पूरा इलाके में पानी बंद कर दिया था मुसलमानों का। फिर गांधी जी आए थे दिल्ली और उन्होंने बोला कि ये सब गलत हो रहा है, और इसीलिए लोगों ने वहां पर उनको वापस अपने साथ मिला लिया और अब दोस्ती हो गई। हिंदूज और सिख्स जो थे ये बिल्कुल दूर रहते थे मुसलमानों के एरिया से। कुछ लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, अपने बॉर्डर छोड़कर जाना पड़ा। मेरे दादाजी खुद पाकिस्तान से आए हैं, मेरी नानी पाकिस्तान से हैं। माइनॉरिटीज दोनों साइड से अपने घर छोड़कर आए, और they became very unhelpful local administration what was still recently their own countries. They traveled to the other side of the new border by all sort of means. Even during this journey, they were attacked, killed or raped. आपको मैं बोलूंगा एक मूवी जरूर देखिएगा, पिंजर। बहुत ही अजीब सी मूवी है, और आपको सच्चाई दिखाई देगी कि कैसे बुरी तरह लोगों को मारा जाता था। Thousands of women were abducted. लोगों को रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता था, लड़कियां उठा के ले जाते थे, ऑनर किलिंग होती थी। लड़कियों को बोला गया था कि आप जहर रखिए अपने पास, कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मर जाए, ये बोला जाता था। बहुत लोगों की तो बहुत कम उम्र में शादी करवा दी गई, ताकि उनको बस वो अपनी बीवियों को ले जाए यहाँ से। कुछ लोग तो मैनेज करते हुए आ गए बॉर्डर में, उनके पास तो घर भी नहीं था। द कंट्री फ्रीडम मेंट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स। लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, जिसमें बस बच्चे पैदा होते जा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। इतने बुरे हालात थे। आप एक मूवी और देख सकते हैं, भाग मिल्खा भाग, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Writers, poets, filmmakers, they have expressed the ruthlessness and the killings and the suffering of violence. आप लोग बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था। और मैं जब ये ट्रॉमा को अगर आपके साथ में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था।
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैसे सर्वाइवर्स ने अपने आप को देखा। देयर वाज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स, यू नो। पार्टीशन का मतलब सिर्फ एक डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं था, लाइबिलिटीज नहीं था, एसेट्स नहीं था, पर डिवीजन ऑफ कंट्री था, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। हमारे फाइनेंशियल एसेट्स भी डिवाइड हुए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक शॉर्ट मूवीज में, एक ट्रेलर में, कि कैसे आपके टेबल, चेयर, स्पून्स, किताबें, ये सब भी डिवाइड करी गई। द एम्प्लॉयज वर ऑल्सो डिवाइडेड। कौन भी पूछा जाता था, कौन हिंदुस्तान जाना चाहता है, कौन पाकिस्तान जाना चाहता है। 80 लाख लोगों को माइग्रेट करा गया। 5 से 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स की और फाइनेंशियल स्ट्रेन्स की बात करें तो पार्टीशन ने एक और इशू इकट्ठा कर दिया। पार्टीशन में रिलीजियस बेसिस पे चीजें इकट्ठी हो गई। एक तरफ बन गया हिंदुस्तान, हिंदुओं का, और एक तरफ बन गया मुसलमानों का पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में मुसलमान नहीं थे। उस टाइम भी मिस्टर गांधी ने बोला था कि हमारे यहाँ पे जितने मुसलमान रहना चाहते हैं हम उनको मना नहीं करेंगे। तो 12% मुसलमान इंडिया में ही रह गए। हम लोगों के पास जैन थे, सिख थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे, पारसीस थे, ज्यूस थे, ये सब भी थे। मुस्लिम लीग ने भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि सिर्फ अपने मुसलमानों को लेकर जाए, पर लास्ट में मिस्टर जिन्ना ने भी कोशिश करा कि सेक्युलर ही बन जाए। अब एक चीज और भी डिसाइड करा गया कि इंडिया में लोगों को एक दूसरे को ट्रीट करना जरूरी है, एक दूसरे के साथ फेथ करना जरूरी है। ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल irrespective ऑफ देयर रिलीजन। दे शुड चेरिश द आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन। और ये आइडियल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। दोस्तों, एक बारी आप यहां तक पढ़ें, फिर मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं, और इसके बाद फिर मैं आपको आंसर मार्क करवाऊंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, जैसे आपने अभी ट्रेलर में भी देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई पार्टीशन में, पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के हिसाब से है, क्वेश्चन ये है, हाईलाइट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया immediately after independence related to displaced population. Highlight the problems faced by the government of India immediately after independence related to displaced population. अब इसका आंसर मार्क कर लेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पर उससे पहले, ये आपका पहला पॉइंट है, पर उससे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। The year 1947 was one of the most abrupt, unplanned and tragic transfer that has known. तो यहाँ पर आपके पास ये आपका पूरा पहला पॉइंट बन जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने लिखना है पहला पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, एंड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट, इसमें कैसे लिखेंगे, इसको आप यहां से लिखेंगे। ये रहा आपका पॉइंट। द पार्टीशन वाज नॉट अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, liabilities and assets, but it was a division of heart. What all also divided is these things. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फोर्स टू अबंडन देयर होम्स। माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, ये आपका पूरा का आंसर मार्क हो जाएगा। मतलब आपको एक पॉइंट के अंदर तीन सब पॉइंट्स डालने। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला आता है, विमेन, thousands of women were abducted। विमेन वाला, हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, thousands of women were abducted। यहां से आप लिख लीजिए विमेन वाला। ये, ये आपका ये हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर कंक्लूजन। दिस इज योर कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन था। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट वर व्हाट वर द मोस्ट important issues that India had to face immediately after partition। हाँ, तो ये आपका है, व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट इंडिया हैड टू फेस आफ्टर पार्टीशन। तो यहाँ पर ये आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैं चाहता हूँ आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिखें और मुझे आप भेजें अपने कमेंट्स में आंसर, और जिसको नहीं आएगा मैं उनकी हेल्प करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास ये जो टॉपिक है मुझे पढ़ाना है वो है आपका गांधी, महात्मा गांधी का सैक्रिफाइस। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेलिब्रेशन, क्योंकि उनका तो देश जो उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। उनकी चीजें खराब हो गई, चीजें जिस हिसाब से सोची गई थी उससे बिल्कुल अलग हो गई। यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया, चारों तरफ अहिंसा के बारे में बात करी, सत्याग्रह के बारे में बात करी। गांधी ने परसुएट करा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बट ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में थोड़ी सी सिचुएशन सही हुई, बट थोड़े दिनों के बाद वापस फिर शुरू हो गया। गांधी फिर दिल्ली आए, वहां पर भी इनका कंसर्न यही था, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इनके रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही बुरे थे, और धीरे धीरे करके इनका जो लास्ट फास्ट था वो जनवरी 1948 में हुआ। इसके बाद हमें कोलकाता में एक कम्युनल टेंशन्स दिखाई देती हैं। कम्युनल टेंशन्स हमें मिलती हैं, ठीक है, वायलेंस दिखाई देता है, और गांधी जी के एक्शंस ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए थे, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट ने उनको मार दिया, जिनका नाम था नथुराम गोडसे। और इनके यहाँ पर इनके सीने पे 3 बुलेट्स डाली गई थी और उनको इंस्टेंटली मार दिया गया। बहुत ही बुरी स्ट्रगल थी, बहुत ही ट्रुथ की लड़ाई करा, बट लास्ट में गांधी जी मर गए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाई some sections of Indian society did not like Gandhiji, how he was killed due to this factor। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर।
एक्सट्रीमिस्ट वाला से यहाँ से शुरू होगा आंसर. दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट पॉइंट. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसली स्टेट्स. गांधी के डेथ के बाद ना ऐसा समझो कि जैसे लड़ाइयां खत्म ही हो गई थी. लग रहा था कि बस वो लोग गांधी के मरने का इंतजार ही कर रहे हैं. सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा बट हाँ, कि ऐसा हुआ था. ऑन दी वन हैंड सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल रूल स्टेट्स वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स. अब उनकी प्रॉब्लम आ गई कि जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनको हम कैसे निपटाएं. ये हमारा बहुत बड़ा इशू था जी. 565 प्रिंसली स्टेट्स, इनको हम कैसे देखें. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स. छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स जिनको हम इंजॉय करते हैं अपने कंट्रोल ओवर इंटरनल अफेयर्स. यहाँ पर हम इन सबको पैरामाउंटेसी और सुजरनिटी भी कहते हैं. प्रिंसली स्टेट्स ने 1/3 ऑफ द लैंड एरिया कवर करा एंड 1 out of every 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट्स. तो ये आपका प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया जाता है. क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसली स्टेट्स. तो प्रिंसली स्टेट्स वही स्टेट्स होते हैं जो प्रिंसली रूलर्स अपनाते थे. ब्रिटिश इंडिया जो था वो एक प्रिंसली स्टेट्स की तरफ डिफाइन था और हमारे पास ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में भी बटा हुआ. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस तो सीधा डायरेक्टली कंट्रोल में चल रहे थे इनके. यहाँ पर बहुत सारे लार्ज और स्मॉल स्टेट्स जो थे वो दे वर रूल्ड बाय प्रिंसेस एंड दे वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स. तो ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन आएगा. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसली स्टेट्स. यहाँ पर जो था ब्रिटिश की सुप्रीमेसी थी, सुजरनिटी थी. सुजरनिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन वन पर्सन जो होता है वो आपके रूल करता है आपके ऊपर, दैट इज नोन एज सुजरनिटी. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन कोलोनियलिज्म जैसे होता है ना, व्हेन वन कंट्री रूल्स ओवर द अदर कंट्री, व्हेन वन गवर्नमेंट रूल्स ओवर द अदर गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज सुजरनिटी. तो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को रूल करता था. अब इंडिपेंडेंस से पहले इट वाज अनाउंस्ड दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल पैरामाउंटेसी वुड आल्सो लैप्स. यही बात थी कि पैरामाउंटेसी खत्म हो जाए. अब यही बोला गया था कि 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके हाथ में है कि वो लोग कहाँ जाएंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यू लिया कि या तो आप इंडिया पे आओ, या तो आप पाकिस्तान पे जाओ, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो. अब ये जो डिसीजन था, इट वाज लेफ्ट नॉट ओनली टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स आल्सो. ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी जी. एंड यहां से आपका थ्रेटनिंग भी सारी चीजें चल रही थी. प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ गई. क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स. हाँ, ये तो मैंने मार्क करवा दिया ना. करवा दिया आंटी. सो रही थी तब, नींद नहीं आ रही थी तुझे. हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. 565. एंड व्हाट वर देयर व्यू. देयर व्यू वाज टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स अराइज्ड. व्हाट वर द प्रॉब्लम. क्वेश्चन लिख ले. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स अराइज्ड in the integration of princely states. हाँ, in the integration of princely states.
चले। पहला, द रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस दैट कि स्टेट ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। सबसे पहले तो किसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी? ट्रावनकोर। फिर आते हैं मेरे निजाम साहब। निजाम ने भी यही बोला कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो गए। थर्ड प्रॉब्लम ये थी, नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने कहा हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया अब छोटे 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 प्रिंसली स्टेट्स में और डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन थी कि ये सब क्या होगा। अब ये सारे के सारे रूलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करा। ये आंसर आप मार्क कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? यहां से ये, एंड दिस इज गोइंग टू बी द टॉप। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन थी। अब यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, ये सारे इश्यूज हम लोगों को देखने थे। आइए गवर्नमेंट के अप्रोच पे चलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया। हाँ, एक बार आप यहाँ तक रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट का अप्रोच सुन ले, यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले, व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच, व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। And what were the different considerations? The interim government took a firm stance against the possible division of India. अब यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो इलेक्ट नहीं हुई थी। इनका बस एक ही चीज था कि हम, उनका एक ही चीज था कि इंडिया को एक करना है। पर मुस्लिम लीग ने तो अपना रास्ता ही अलग बदल लिया। तो यहाँ पर एक वन मार्कर का क्वेश्चन आएगा, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर? आंसर वाज सरदार पटेल। एंड सरदार पटेल ने इतना बढ़िया काम किया ना, क्या बताऊं। He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states. इन्होंने बहुत सारे इंडियन यूनियन को साथ में लिया। लग तो रहा होगा कि आपको यार ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी ना किया, पर भाई साहब बहुत मुश्किल काम था। गवर्नमेंट, ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने आंसर भी लिखवाया। इसके बाद गवर्नमेंट ने तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखा। पहला चीज तो उन्होंने कहा कि जो लोग थे ना, उनको अच्छे से उन्होंने अपने साथ में रखा। उन्होंने बोला कि एवरीबडी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy. आइडिया यही था, प्लूरैलिटी करना और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ काम करना। थर्ड, इन्होंने बोला कि पार्टीशन अभी अभी हुआ है, तो इसीलिए इंडिया को एक करके चलना है और हम लोग टेरिटरीज को एक इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने राजा को, जो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, राजाओं को, महाराजाओं को सोवर्निटी दे दी। उनको बस इतना बोला कि आपकी जो शर्तें हम पूरी करेंगे, बस आप हमारे साथ आ जाओ। So before independence, before 15th August, पीसफुल नेगोशिएशंस तो हमने बड़ी करी। रूलर्स ने साइन करे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है कि स्टेट्स एग्री टू बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बाकी सब ने तो साइन कर दिए, बट इन चार के पास बहुत डिफिकल्टी हुई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स प्रूव डिफिकल्ट देन द रेस्ट? देखो भाई, जूनागढ़ के तो प्रिंस थे, उनकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो बिना बताए ही वेंट टू पाकिस्तान। अपने डॉग्स की शादी करवाते थे, और क्या कहते हैं, अपनी रानियों को छोड़ के चले गए, सारे कुत्ते ले गए अपने, डॉग्स को ले गए सारे अपने। फिर उनको फोन करा कि भाई आ जाओ, कोई सुना नहीं। लास्ट में प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड क्या होता है? वोटिंग, लोगों का ओपिनियन लिया गया प्लेबिसाइड में। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ और इंडिया में उन्होंने ज्वाइन करा। उसके बाद हमारे पास आता है कश्मीर। कश्मीर का एक बहुत बड़ा इशू है। कश्मीर का इशू तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। और इसके बाद मेरे पास आते हैं मणिपुर। मणिपुर का एक इशू था, और एक हैदराबाद। ये सारे इश्यूज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट्स। भाई, इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हमारे निजाम साहब कहते थे इंडिया का ज्वाइन नहीं करेंगे। भड़काया हुआ था जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरह भड़का रखा था। पर हमारे सरदार साहब इनको छोड़ देते? नहीं। सरदार साहब ने इनको बुलाया, मीटिंग पे बुलाया, उनको बोला
बट ही सेड मैं तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे काम करूंगा। वो क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर आप इंडिया का पार्ट बन गए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? आप इंडिया का पार्ट नहीं हो, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उन्होंने कहा मैं आपका पार्टी नहीं बनना चाहूंगा। इसी दौरान हमारे निजाम साहब के पता नहीं दिमाग में क्या सूझा, उन्होंने जितने भी लोग थे सबको ना मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी। जितने भी जितने भी लोग थे, मतलब अपने वहां पे रहते थे, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, उनको चेंज करने की कोशिश करी, उनका रिलीजन कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब अगर आपके पड़ोस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूएन कहता है आप उसमें इंटरवीन कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हुई तेलंगाना रीजन में पीजेंट्स को। ठीक है, वुमेन के साथ तो बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन शुरू हो गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस तो सब मूवमेंट में खड़े हुए थे। निजाम ने क्या करा? अपने रजाकार्स बुला लिए। रजाकार्स कौन थे? क्वेश्चन लिख लीजिए, हु वर रजाकार्स? हु वर रजाकार्स? ये थी पैरामिलिट्री फोर्स। एंड क्वेश्चन दूसरा आएगा, व्हाट डिड दे डू विद द पीपल ऑफ हैदराबाद? उन्होंने लोगों के, हैदराबाद के लोगों के साथ क्या किया? उन्होंने क्या किया सुन लीजिए भाई। रजाकार्स ने एट्रोसिटीज करी। क्या करी भाई? एट्रोसिटीज। रजाकार्स ने क्या किया? कम्युनल नेचर पे काम करा। उन्होंने मर्डर करने शुरू कर दिए, मेम्ड, रेप, लूट, सबको मारने लग गए और सबको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने क्या किया? हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी रजाकार्स को मारने के लिए। लास्ट में निजाम साहब ने सरेंडर कर दिया और उनको पूछा गया क्या आप सीएम बनना चाहते हैं? और हमारे हैदराबाद के सबसे पहले सीएम निजाम साहब ही बने। यहाँ पर आपके पॉलिटिकल साइंस में ये येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर? मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दूसरा, मेरे फ्रीडम मूवमेंट में कौन? कांग्रेस लीडर। मेरे पास इंपॉर्टेंट स्टेट्स में कौन? मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स में कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी की सारी चीजों को देखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट मेरे पास आता है मणिपुर। मणिपुर की अगर मैं बात करता हूं तो फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा मणिपुर थे, उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और उनको बोला गया कि आप जैसे मर्जी अपना देश चलाना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी काम करना चाहते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेट टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? आंसर क्या है? मणिपुर। क्या है? मणिपुर। हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे हमारे मर्जर पे। हमारे कांग्रेस चाहते थे मर्जर करना, अदर पार्टीज चाहते थे अपोज करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज करके महाराजा को एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, महाराजा को लगा कि आपने मेरे साथ एक धोखाधड़ी करी है। पर लोगों ने इतना भड़क गए थे राजा साहब से कि हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, पर तब भी हमें आपके साथ रहना पड़ रहा है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम जो यहाँ पे चल रही थी। ठीक है। तो ये था मणिपुर का इशू। ठीक है, यहां तक पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो चंद्र सिंह राजा थे, वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। बहुत लोग कहते थे कि आपने इंडिया के साथ क्यों ज्वाइन करा? कांग्रेस ने बोला कि हम तो जाना चाहते हैं इंडिया के साथ, डेमोक्रेसी देना चाहते हैं। महाराजा को इतना प्रेशर करा, इतना प्रेशर करा, महाराजा ने साइन कर दिया मर्जर एग्रीमेंट, मतलब इंडिया का पार्ट बन गया सितंबर 1949 में। और राजा से बहुत लोग खफा हो गए कि क्यों आपने हमसे बिना पूछे साइन कर दिया बोध चंद्र सिंह से। ठीक है। ये पिक्चर क्या दिखाता है? ये दिखाता है रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट। और कैसे पटेल ने बोला खड़े मत हो, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो, पर आप हमारे साथ बस आ जाओ। ये कार्टून बताता है रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द प्रिंसली स्टेट। ये राजा बोध चंद्र सिंह की कहानी नहीं है, ये सारे राजाओं की कहानी है। लोग सोच रहे होंगे कि राजा बोध चंद्र सिंह की पिक्चर है, नहीं नहीं नहीं, ये सारे राजाओं की कहानी है। और कैसे ये पटेल ने सॉल्व करा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद।